अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला हेयर। और आज के टॉपिक की सिलेक्शन है मेरे लार्जेस्ट पूल ऑफ क्लाइंट्स के, जो कि गट इश्यूज़ के साथ होते हैं। आईबीटी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। आईबीटी पर मैं पहले भी बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ, मगर इस पर रोज़ ही एक वीडियो लग सकती है, इस पर बहुत बात हो सकती है। तो मैंने छोटा सा पोर्शन जो सोचा है वो मैं आज ट्रिम करूंगी। वो मैं बात करूंगी टॉप मिनरल्स और टॉप हर्ब्स जो कि आईबीडी के पेशेंट्स को देने चाहिए। एक हर्ब होती है बैसिलिया सेरेटा, ये इंडियन नेटिव ओरिजिन की है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और आई नो मेरी इंडियन ऑडियंस माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर चुकी है। जो इंडियन बहन भाई हैं उनको इजीली ये अपनी शॉप्स पे मिल जाएगी। ये करती क्या है, बेसिकली आपके पास ये ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर है, यानी आपके पास जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के बाद जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होते हैं उसमें जो एक साइटोकाइन स्टॉर्म एसोसिएटेड होता है, ये उन साइटोकाइंस को डायरेक्टली जाकर इनहिबिट करती है। इट इज़ अ गुड हर्ब। ये टैब्स की फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है, यू कैन गेट इट। नंबर सेकंड जो हर्ब जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, हर्ब ही कहूँगी मैं इसको, दैट इज़ दी कर्क्यूमिन सप्लीमेंट, कर्क्यूमिन टैबलेट्स। कर्क्यूमिन बेसिकली आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टर्मरिक का। टर्मरिक पर बहुत पहले भी बात कर चुकी हूँ। अगर आपको उसकी एफिकेसी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ानी हो तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आपको उसको ब्लैक पेपर के साथ लेना होता है, वो 1000 टाइम्स कर्क्यूमिन की जो एब्जॉर्प्शन है, जज्ब होने की ताकत ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा देता है, या उसको किसी फैट सोर्स के साथ लेना होता है। तभी हल्दी वाला दूध इज नॉट जस्ट अ देसी रेसिपी, इट हैज एक्चुअली साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, बहुत फायदा आप उठाना चाहते हैं, तो कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट, कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में अच्छी ब्रांड्स, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इट इज अवेलेबल, 1 टैब अ डे इज एक्सेलेंट, बहुत जबरदस्त है। और उसकी रीजन ये है कि जो कर्क्यूमिन है आपके पास एंटायर एनएफ कैपा बी पाथवे जो है इसको ब्लॉक करती है। और ये जो पाथवे होता है ये आपके पास आगे सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, इन सबको जनरेट करता है। स्पेशली वो लोग जिनके आईबीडी के चांसेस हैं कि वो खुदा न खास्ता कोलोरेक्टल कैंसर में ना प्रोग्रेस कर जाए, उनके लिए कर्क्यूमिन सप्लीमेंट हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 3 हर्ब जो मैं रिकमेंड करना चाह रही हूँ, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस की रेसिपीज भी मैं बना बना के लोगों को देती हूँ। इट्स एन अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट, और ये बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो आपके पास इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी के हर सेल को डैमेज करने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसको ये ठंडा करती है, उसको ये कम करती है, उसको इनहिबिट करती है। और ये सेलेक्टिवली टारगेट करती है PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को, जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है। इंटरल्यूकिन 8 को टारगेट करती है। और इसकी अच्छी बात यह है कि थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन जो है, ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे में आपके पास होते हैं, उसको ये अफेक्ट नहीं करती है, और स्पेसिफिकली जाके PGE2 को ये अफेक्ट करती है। फोर्थ हर्ब जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, दैट इज द व्हीट ग्रास जूस पाउडर। पहले भी व्हीट ग्रास जूस पर वीडियो की थी, मैं व्हीट ग्रास की बात नहीं करी, मैं व्हीट ग्रास जूस पाउडर की बात कर रही हूँ। प्लीज़ इसको ऑनलाइन सर्च करते हो, मुझे पता है मुश्किल से मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा कि आप व्हीट ग्रास पाउडर तो नहीं रिकमेंड करें, क्योंकि उसका फाइबर ज़्यादा होता है, उससे आपको डायरिया हो जाएगा। व्हीट ग्रास जूस पाउडर में एक्चुअली जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज पिजनिन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। जो डिजीज़ का कोर्स है उसको भी ये स्लो करता है, स्पेशली जिन लोगों को रेक्टल ब्लीडिंग है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगेन ये एनएफ कैपा भी पाथवे को ब्लॉक करता है, उसकी वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म को ये इनहिबिट करता है। हाईली रिकमेंडेड। आज की वीडियो सिर्फ हर्ब्स और मिनरल्स, टॉप हर्ब्स और मिनरल्स के बारे में जो हम आईबीडी के पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे। टॉप हर्ब्स की मैंने बात कर ली है। टॉप मिनरल्स में जिंक और आयरन आ जाता है आपके पास। जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो आपके पास बायोकेमिकल एनालिसिस से जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल जिंक डेफिशिएंसी शो ही नहीं होती है बायोकेमिकल रिपोर्ट में आपके पास। लेकिन आपके पास डायरिया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, आपके पास आईबीडी, इंटेस्टाइन के अल्सर्स, इस सब में ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी जिंक में डेफिशिएंट होगी। जिंक वुंड हीलिंग में भी रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को थ्रेटन करेगी, वो आपकी बॉडी से जिंक को डिप्लीट करेगी। सब क्लिनिकल साइंस, यानी अर्लीस्ट साइंस, क्लिनिकल डेफिशिएंसी पता लगने से पहले जिंक की कमी के हो सकती है, आपकी नाइट विजन कम हो सकती है, आपका सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से कोविड के पेशेंट्स का सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इतना अफेक्ट हुआ है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका इतना फाइट कर रहा था इन्फेक्शन के अगेंस्ट कि बॉडी में जिंक इतना ज्यादा यूज हो रहा था। तो जिन लोगों की बॉडी में जिंक की कमी हो गई, जिन्होंने या उसे डाइट से नहीं लिया या सप्लीमेंट से नहीं लिया, उनका सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट खराब हो जाता था। ये बहुत बड़ी रीजन है।
और इसके अलावा जो मेन साइंस हो सकते हैं वो आपके पास हेयर लॉस हो सकता है, शदीद डायरिया हो सकता है, जिंक की कमी का डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको बार बार फ्रीक्वेंट रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, ये सब हो सकता है। डायरिया इन्फ्लेमेशन, इस केस में 20 to 30 मिलीग्राम डेली जो है जिंक मैं रिकमेंड करती हूँ, 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील या एम्प्टी स्टमक रिकमेंड करती हूँ। और अगर खुदा ना खास्ता अंदर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस IBD में वूंड ज़्यादा है, एब्सेस बन गई है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो अप टू 40 मिलीग्राम पर डे भी मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर जिंक को आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो ये बॉडी में आयरन और कॉपर को डिप्लीट कर देते हैं। ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है, क्योंकि IBD के पेशेंट जिंक और आयरन दोनों की कमी का शिकार होते हैं, तो हमने इसको बड़ा बैलेंस में लेके चलना होता है। यहीं से आ जाते हैं आयरन पे, दूसरे टॉप मिनरल पे, और आखिरी चीज़ पे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, 30 to 96% ऑफ द पेशेंट्स उनमें आयरन की कमी होती है। या वो आयरन कम ले रहे होते हैं या उनका क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा होता है, क्योंकि आयरन आपके पास ड्यूटेनम और प्रॉक्सिमल जीजोनम में एब्जॉर्ब होता है। आंतों के ये हिस्से हैं बड़ी आंत के, और आंत आपकी इन्फेक्टेड होती है, स्वोलन होती है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है, तो आयरन जो है वो ठीक एब्जॉर्ब नहीं होता। अब जो आपके पास फेरस और फेरिक आयरन आप सप्लीमेंट्स की सूरत में देते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द स्टमक। या तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है ओरल, या तो वो डायरिया करता है आपके पास, और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, यानी जिस्म में जो उसकी एब्जॉर्ब होने की परसेंटेज है, वो 30% से भी कम होती है, तो उसका आपको इतना फायदा होता नहीं है। फिर आयरन सप्लीमेंटेशन के दौरान ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं बात करती हूँ कि इसका हल क्या है। आप विटामिन सी का एक्टिव सोर्स साथ लें, या विटामिन सी सप्लीमेंट्स लें, या उसको विटामिन सी के रिच सोर्सेज जूसेस के साथ लें, और अगर कोई एंटासिड साथ ले रहे हैं, जो कि IBD के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल ब्लॉक करें, वरना आपका आयरन ठीक तरह एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में तेजाब और एसिडिक पीएच चाहिए होता है आयरन को आपके पास एब्जॉर्ब होने के लिए। अब ऐसे केसेस में, इन पेशेंट्स में जिनकी स्टमक टॉलरेंस आयरन सप्लीमेंट्स को बहुत कम है, वैसे तो शायद ही किसी को आयरन सप्लीमेंट सूट करते हैं, इंट्रावीनस आयरन इज मोर रिकमेंडेड। और इंट्रावीनस आयरन भी आपके पास फेरिक्स कार्बोक्सी मैल्टोज, इट इज़ अ न्यू प्रिपरेशन जो कि अब दी जा रही है, क्योंकि दूसरी प्रिपरेशंस में आपके पास, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एनाफाइलेक्सिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एलर्जीज बहुत देखने में आ रही हैं, ये सप्लीमेंटेशन सेफ नहीं है। सो फेरिक कार्बोक्सी मैल्टोज इज़ अ कंपैरेटिवली बेटर प्रिपरेशन, जिसकी डोज भी कम चाहिए होती है, और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है, दे कैन रिजॉर्ट टूवर्ड्स इट। आयरन की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की 8 to 18 मिलीग्राम होती है, जिनको बहुत स्वेयर डेफिशिएंसी नहीं है, मैं उनको सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ, डाइटरी सोर्सेज से देती हूँ। आपके पास बड़ी केयरफुली बेक्ड प्रिपरेशंस, मीट की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नॉर्मल अमाउंट में, ताकि फाइबर ओवरलोड ना हो जाए, वो रिकमेंड किया जाता है। जो लोग जिंक सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, जिंक आपके पास शेल फिश में, जिंक रेड मीट में, जिंक सीड्स में होता है, जिंक नट्स में होता है, ग्रेन्स में होता है, लेकिन सप्लीमेंटेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि IBD के पेशेंट्स को मोस्टली रेड मीट और हाई फाइबर फूड सूट नहीं कर रहे होते। ये वीडियो थी टॉप हर्ब्स और मिनरल्स के बारे में जो IBD के पेशेंट्स को लेने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम टॉप विटामिन्स के बारे में करेंगे। अल्लाह हाफिज।